नमस्कार. आपले काही गेस्ट यायला लागलेत. पुढच्या 10 ते 15 मिनिटात आपला कार्यक्रम आपण सुरू करतो आहोत. आज का ये जो कार्यक्रम है हम हिंदी में ही बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के बाहर से भी आए हुए हैं. कुछ लोग कर्नाटक से, बहुत सारे लोग कर्नाटक से आए हैं. कुछ लोग आउट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका से भी आए हैं. तो आज का जो पूरा कार्यक्रम रहेगा उसकी रूपरेखा पूरी हिंदी में रहेगी. हम हमारे अतिथि विशेष का स्वागत करते हैं. हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. गुड आफ्टरनून एंड आप सबका हार्दिक स्वागत. आज इस गरिमाई अवसर पर आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. हम सभी यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर के लिए एकत्रित हुए हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक और उद्यमी डॉक्टर हनुमंत सदाशिव भोसले द्वारा लिखित पुस्तक यूज इट और लूज इट के विमोचन के लिए इस ऐतिहासिक क्षण को और भी खास बनाने के लिए मैं हमारे माननीय अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आकर अपने स्थान ग्रहण करें. श्री हिराना कड़ादी, माननीय सांसद गोकाक, राज्यसभा सांसद, प्लीज. मैं विनंती करूंगा डॉक्टर हनुमंत सदाशिव भोसले जो पुस्तक के लेखक हैं कि वो स्टेज पे आए. सर भोसले सर. मैं विनंती करूंगा श्री प्रहलाद सालुंके, टेक्निकल ऑफिसर जेडीए कोल्हापुर, कि वो स्टेज पे आए. सर प्लीज. मैं विनंती करूंगा श्री स्वप्निल देशमुख, वाइस प्रेसिडेंट ओम दिव्या ग्रुप जलगाम, कि वो स्टेज पे आए. सर प्लीज. मैं विनंती करूंगा श्री जय कुमार खोत साहब, डायरेक्टर संचालक हाल सिद्धनाथ शुगर फैक्ट्री, की वो स्टेज पे आए. सर प्लीज. मैं विनंती करूंगा श्री विजय कुमार कदम, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर मुंबई पुलिस, की वो स्टेज पे आए. सर प्लीज. धन्यवाद. माननीय अतिथियों, आपका इस मंच पर स्वागत है. साथ ही मैं उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, लेखकों, उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों और इस ज्ञानवर्धक पुस्तक के प्रति उत्साहित सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं. आज यह अवसर सिर्फ पुस्तक विमोचन नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, नवाचार, उन विचारों का उत्सव है जो कृषि को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं. यूज इट और लूज इट एक ऐसी रचना है जो सतत कृषि, संसाधन प्रबंधन और भविष्य को आकार देने वाले वैज्ञानिक पहलुओं पर केंद्रित है. कुछ ही क्षणों में हम अपने मुख्य अतिथि, अन्य विशिष्ट अतिथियों का सम्मान करेंगे और इसके बाद इस पुस्तक के और इसके महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे. आइए हम सब मिलकर ज्ञानवर्धक यात्रा का हिस्सा बने. मैं फेलिसिटेशन करने चाहेंगे हम हमारे जो गेस्ट अतिथि विशेष हैं उन सब का अभी हम आदर सम्मान करेंगे. मैं विनंती करूंगा श्री चिदानंद कुंदनराव साहब स्टेज पे आए और हमारे अतिथि विशेष चीफ गेस्ट श्री हिराना कड़ादी साहब का स्वागत करें. सर प्लीज. चिदानंद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं विनंती करूंगा श्री दत्ताजी राव नलवडे, इंडियन नेवी रिटायर्ड ऑफिसर, कि वो यहाँ पे आए और हमारे गेस्ट डॉक्टर भोसले साहब का आदर सम्मान करें. प्लीज सर.
मैं विनंती करूंगा श्री अतुल सेठ को अन्नपा फर्टिलाइजर्स की वो स्टेज पे आए और हमारे अतिथि विशेष जय कुमार अन्ना खुद साहब का स्वागत। मैं विनंती करूंगा श्री गणपति पाटिल साहब ब्रिज सर्जिकल्स अहमदाबाद की वो स्टेज पे आए और स्वप्निल देशमुख साहब का स्वागत करें। मैं विनंती करूंगा श्री वसंत कुरुंदवाड़े प्रगतिशील शेतकरी फार्मर अब्दुल आर्ट से कि वो स्टेज पे आए और अपनी सावंगी साहब का स्वागत करें। मैं विनंती करूंगा श्री राजेंद्र चौगले ग्लोबल डायरेक्टर ICAPL कि वो स्टेज पे आए और श्री विजय कुमार कदम साहब का स्वागत करें सब प्लीज। मैं सभी स्टेज पे उपस्थित अतिथि विशेष से विनंती करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें सब प्लीज। मैं सभी अतिथि विशेष का मन से धन्यवाद करता हूं। सही मायने में हम अभी अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
मेरा सभी से निवेदन है, अगला एक आध घंटा हम बहुत खगोल चर्चा करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे। आज यूज इट और लूज इट पुस्तक के विमोचन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम उन गहरी चुनौतियों पर विचार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, जो हमारे किसानों, हमारी मिट्टी, सॉइल और हमारी खाद्य सुरक्षा, जब मैं खाद्य सुरक्षा की बात कर रहा हूं तब मैं फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, जो आज की तारीख में एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमारी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। हमारे किसान पोषक तत्वों की कमी, जिसे हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बोलते हैं, लीचिंग, गहरे पानी में पोषक तत्वों का बह जाना और मृदा क्षरण के कारण घटती उपज जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर साल लाखों टन उपजाऊ मिट्टी, मैं उपजाऊ मिट्टी की बात कर रहा हूं, सॉइल की बात कर रहा हूं, मिट्टी बहकर नष्ट हो जाती है, जिससे हमारी भूमि की उर्वरता कम हो रही है। यह केवल किसानों की समस्या नहीं है, यह एक राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है और सतत खाद्य उत्पादन के लक्ष्य से हमें दूर कर रही है। मृदा क्षरण का प्रभाव केवल उत्पादन पर ही नहीं बल्कि पूरे कृषि तंत्र पर पड़ता है। कम उपज का मतलब अधिक उत्पादन लागत, विच इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन, रसायनों पर बढ़ती निर्भरता, रासायनिक जिसको हम केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, क्योंकि ईल्ड बनाना है तो हमें फर्टिलाइजर्स का यूज करना है। हम सबको मालूम है, हम इसके कारण केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ हमारा जो ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है और हमारे पर्यावरणीय संतुलन को खतरा। यदि यही स्थिति बनी रही तो हमारी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो जाएगी और लाखों लोगों का भविष्य संकट में आ जाएगा। इसमें कोई ही दो राय नहीं है। लेकिन हम केवल समस्याओं पर चर्चा करने नहीं आए हैं, बल्कि हम समाधान खोजने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम कृषि उद्यमियों, नीति निर्माताओं और समाज के अग्रणी नेताओं के रूप में ठोस कदम उठाने होंगे। सतत कृषि, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर और पोषक तत्वों का बुद्धिमान प्रबंधन अब कोई विकल्प नहीं है, बल्कि हमारी आवश्यकता बन चुकी है। इट इज द नीड ऑफ द आवर। आपकी यहां उपस्थिति, आप सभी की उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इस विषय के प्रति प्रतिबद्ध और जागरूक हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग यहां पे आए। मैं जोरदार तालियों से सभी अतिथि विशेष का यहां पे स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को इस पुस्तक विमोचन का हिस्सा बनने और खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी की दिशा में एक मजबूत कदम उठाने के लिए बधाई देता हूं। आज हम इस पुस्तक यूज इट और लूज इट का विमोचन कर रहे हैं। वह इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका होगी टुवर्ड्स लीडिंग अस, ऑल ऑफ अस, टुवर्ड्स द फूड सिक्योरिटी। यह हम चुनौतियों से निपटने के व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है यह पुस्तक, और हमारी मिट्टी एवं खाद्य प्रणाली को पुनर्जीवित करने का मार्ग दिखाती है। आइए हम इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लें और त्वरित कार्रवाई करें। हमारे किसानों, हमारी भूमि, हमारे राष्ट्र का भविष्य आज लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। मैं अभी विनंती करूंगा अतिथि विशेष श्री ईराना कडाडी साहब को कि वो पुस्तक का उद्घाटन करें, विमोचन करें।
मैं सभी अतिथि विशेष से विनंती करूंगा कि अपने ही स्थान पे बने रहें और हमारे जो ये पुस्तक सिर्फ हार्ड कॉपी में उपलब्ध नहीं है, हमारे किसानों को उनके नेटिव लैंग्वेज, कर्नाटक के लोगों को कन्नड़ में, महाराष्ट्र के लोगों को मराठी में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को हिंदी में समझ में आए, इसलिए इसका प्रकाशन हमने उस नेटिव लैंग्वेज में किया हुआ है। तो आज हमारे अतिथि विशेष के थ्रू मैं विनंती करूंगा कि हमारी जो ई बुक्स हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स बुक बोलते हैं, उसका विमोचन करें प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूसरी भी पुस्तिका दीजिए। आज तारीख में ये ई बुक कन्नड़, मराठी और हिंदी में उपलब्ध है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर किसान के मोबाइल में आज व्हाट्सएप है। हाँ जी। और इस ई बुक के माध्यम से हम ये विश्वास रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास हमारी ये संकल्पना, डॉक्टर भोसले साहब की संकल्पना पहुंच सकती है। अतिथि विशेष बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कुछ समय में जो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर हनुमंत सदाशिव भोसले, उनसे हम इस पुस्तक की संकल्पना, क्यों इन्होंने ये पुस्तक लिखी, उसके बारे में बहुत ध्यान से सुनेंगे। माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी मित्रगण, हमारे बीच एक दूरदर्शी वैज्ञानिक, अग्रणी नवाचारकर्ता और सतत कृषि के प्रति समर्पित एक व्यक्ति उपस्थित हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हनुमंत सदाशिव भोसले। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर भोसले ने 100 से अधिक CIB पंजीकृत, जिसको हम CIB रजिस्टर्ड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उनका विकास किया है और आज के भारतीय कीटकनाशक उद्योग के अग्रणी फॉर्मुलेटर के रूप में उनको संबोधित किया जाता है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। वे एक किसान के बेटे हैं जिन्होंने बचपन में खेती का काम किया और बाद में एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बने, जो उनके परिवार और हम सब मित्र परिवार के लिए गर्व की बात है। कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट करने के बाद उनका एक ही लक्ष्य रहा है, सतत कृषि में क्रांति लाना। वे हर क्षण नवाचार और नई तकनीकों के विकास पर केंद्रित रहते हैं ताकि किसानों को अधिक उत्पादक, किफायती और टिकाऊ समाधान मिल सके। उनकी पुस्तिका यूज इट और लूज इट उनकी इस दूरदृष्टि और अधिक अथक प्रयासों का प्रमाण है और आज हम उनके द्वारा विकसित एक अत्यंत महत्वपूर्ण नवाचार, फर्टिलाइजर एक्टिवेटर टेक्नोलॉजी, जो एक संकल्पना है, उसके बारे में जो वर्तमान में सबसे समय की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है, के बारे में सीधे सुनने का अवसर मिल रहा है। आइए हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर हनुमंत सदाशिव भोसले जी का। आदरणीय अतिथिगण और मेरे दोस्त लोग, सभी डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फार्मर्स, बीइंग एज अ साइंटिस्ट थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करता, ज़्यादा कन्नड़ लोग भी है, मराठी भी है, थोड़ा सब समझ जाएंगे। 20 साल से फील्ड में काम कर रहा हूँ मैं। जैसे मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, रिसर्च का काम कंप्लीट हुआ, 20 साल से मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट लेवल के फार्मर्स क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज़ करें, उनको अच्छा पैसा कैसे मिल रहा है, बाकी के फार्मर्स को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। हर टाइम वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अच्छा यूज़ कर रहे हैं, उनको खुद को सेटिस्फेक्शन लगता है। हम फर्टिलाइज़र के लिए पेस्टिसाइड सब क्रॉप के लिए सब फर्टिलाइज़र सब रेगुलर डोज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट वाला जो 1 बीघा में 10 लाख रुपए कमा रहा है और रेगुलर फार्मर 1 एकड़ में 2 लाख भी नहीं मिल रहे। तो क्यों? जब हम फील्ड में डे नाइट पूरा डिवोशन से काम कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान में आ गई कि
प्लांट की नीड क्या होती है और सॉइल का रिक्वायरमेंट क्या है और प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉइल कितना सपोर्ट करती है प्लांट को हाई यील्ड के लिए। जब एक कंक्लूजन ध्यान में आ गया, जैसे यूनिवर्सिटी ने हर एक क्रॉप के लिए जो उसके जो फर्टिलाइजर्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो डिज़ाइन किए हैं। शुगर केन, सपोज शुगर केन है, उसके लिए हम 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी पी और 60 केजी के रिकमेंड करते हैं। लेकिन प्लांट उनमें से लेता है कितना, सॉइल का हेल्थ कैसा है। हर कोई फार्मर्स हर क्रॉप के टाइम सॉइल टेस्ट करके कोई फर्टिगेशन नहीं कर सकता। जनरली उनको जितना भी रिकमेंड है वो अप्लाई करता है और बाकी के वेट करता है यील्ड के लिए। लेकिन इसमें से हम ये समझ गए कि इसमें से ओनली 50-60% फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, बाकी का लीच आउट हो रहा है और प्लांट को क्यों नहीं मिल रहा है। तो एक तो सॉइल में प्रॉब्लम है, नहीं तो क्रॉप में प्रॉब्लम है। इन दोनों के बीच में जो कंसेप्ट हम एक्सपोज किया, उस टाइम जिस टाइम प्लांट को भूख लगती है उस टाइम सॉइल का भी इंटेंशन होना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है सॉइल में वो प्लांट को प्रोवाइड करें। ठीक है, जब प्लांट को भूख लगती है तो भूख लगने के बाद प्लांट एक ऑस्मोस्टिक प्रेशर जो तैयार होता है जाइलम फ्लोएम के थ्रू, वो उसके टाइम पे कितना फूड अवेलेबल है रूट जोन में, सब ऑलरेडी है सॉइल में, लेकिन वो प्लांट नहीं ले रहा है। उसका एक रेशियो फिक्स हुआ है 1:4 रेशियो में CN रेशियो रहेगा, तो प्लांट इट टेक्स ऑल न्यूट्रिएंट्स एज अ फूड। लेकिन उस टाइम पे सभी NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट उस रेशियो में नहीं मिल पाते, तो इनकम्प्लीट हंगर प्लांट का हो जाता है। इसी टाइम उसका यील्ड रिड्यूस हो रहा है। उस टाइम पे बहुत साइंटिस्ट रिकमेंड करें सॉइल का pH चेक करो, सॉइल का EC चेक करो। हर फार्मर्स ये नहीं कर सकता, ओनली 1-2% फार्मर्स ये सब कर सकते हैं, जिनको कमर्शियल और एडवांस एग्रीकल्चर पता है वो कर सकते हैं। इसी बीच हम थोड़ा फील्ड रिसर्च स्टार्ट किया। उसके दरम्यान एक बात ध्यान में आ गई, जो सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट्स है ऑलरेडी सॉइल में, उसका कर्ब का रेशियो कितना है, बाकी का जो कंटेंट है उसमें कितना है, उसका pH कितना है और EC कितना है। उस दरम्यान ये बात समझ में आ गई कि जो न्यूट्रिएंट सॉइल में है वो रूट जोन में है, लेकिन प्लांट नहीं ले पा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट को प्लांट को जब हंगर लगती है, वो हंगर लगने के बाद जिस टाइप के फूड में उसको रिक्वायरमेंट है उस टाइप का फूड कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए सब न्यूट्रिएंट सॉइल में एज इट इज रह रहे हैं। और वो कन्वर्जेंस कैसा उसको, जब प्लांट को भूख लगेगा, रूट्स हंगर रहेगा, तो उस टाइम पे हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो कौन सी प्रोसेस से वो एज अ प्लांट फूड कन्वर्ट हो सकती है। वो रिसर्च के दरमियान कुछ सब एंजाइमेटिक बैलेंस रिएक्शंस है केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, बहुत लोगों को पता भी होगा, शायद नहीं होगा। वो मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करना, सपोज अभी प्लांट हंगर स्टेज में है, अभी वेजिटेटिव ग्रोथ है, तो उस टाइम पे नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन को इनकरेज करना, प्लांट को नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो जो भी सॉइल में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन प्लांट को अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। जिस फॉर्म में उसको चाहिए उस फॉर्म में कुछ एक्टिवेटिंग एजेंट और जो प्लांट में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसमें जो रिक्वायर्ड है वो एंजाइम्स हम आर्टिफिशियली अगर सॉइल में अप्लाई करेंगे विथ फर्टिलाइजर, वो एंजाइम्स, वो कोएंजाइम्स, वो न्यूट्रिएंट इन्हांसर्स अगर अप्लाई करेंगे तो उसका न्यूट्रिएंट का कन्वर्जन प्लांट के हंगर के हिसाब से हो रहा है। ये प्रैक्टिकली फील्ड में ट्रायल लेके वो सब, कोई भी फार्मर्स, एडवांस फार्मर्स क्या करता है, सेम सॉइल से क्रॉप रोटेशन चेंज करता है, सॉइल तो सेम रहता है, हर टाइम हर क्रॉप के हिसाब से डोज फर्टिगेशन एप्लीकेशन करता है, लेकिन उस सॉइल, वही सॉइल
हर क्रॉप के लिए उतना रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। क्यों? तो सब सॉइल का टेक्सचर, स्ट्रक्चर, एरेशन, पोरोसिटी, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ये सब ध्यान में रखते हुए भी जब प्लांट का स्टेज वाइज जो फूड का रिक्वायरमेंट होता है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फूड प्लांट को देना जरूरी है। इसलिए जैसे सपोज हम आपको एक टैमरिंड इमली आपके सामने रखा तो आपके मुंह में पानी आता है, ये सेंसेशनल, राइट ना? ये सेंसेशनल है। मुंह में पानी क्यों रहा? कुछ एक्शन नहीं हुआ, ओनली यू जस्ट सीइंग द टैमरिंड, योर माउथ विल टोटली सलाइव। ये एक्शंस, इस एंजाइमेटिक एक्शंस प्लांट में जैसे एनएडीपी रिएक्शंस होते हैं, पैराडॉक्सिल 5-फॉस्फेट जो एंजाइम्स होता है, वो एंजाइम्स का वही काम होता है कि प्लांट का जो न्यूट्रिएंट है उसका फूड, प्लांट फूड में कन्वर्जन करना। सेरेसियोपेप्टिडेज, रेसवेराट्रॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, माइनोसिटॉल, एसिटोकेफेरॉल, जितने भी कंटेंट है, इट इज नॉट अ फूड बट इट creates all the nutrients, it converts all the nutrients to the plant food as per the plant's need. So इसमें कंसेप्ट हमने दिया है। लोग क्या कर रहे हैं सर, प्लांट रूट डेवलपमेंट के लिए ह्यूमिक एसिड यूज कर रहे हैं। ह्यूमिक एसिड जब अप्लाई करेंगे उसका पीरियड कितना है? 6 to 7 days। हमारा क्रॉप तो क्वार्टर है, 6 months के लिए, एनुअल है, पेरिनियल क्रॉप्स है। तो इस क्रॉप को अगर हम ह्यूमिक एसिड अप्लाई करेंगे तो 6-7 days, मैक्सिमम 8 days में वो व्हाइट रूट डेवलप भी होगा, वो न्यूट्रिएंट लेगा भी, फिर मर जाएगा। उसके बाद क्या करें? इसमें कंसेप्ट हम इंप्लीमेंट किया है कि रूट का हंगर 24 आवर, जस्ट लाइक अ ड्रंकन पर्सन, 24 आवर हंगर स्टेज में रूट्स को रखना। और ऑल द रूट्स दे आर सर्चिंग हियर एंड देयर ओनली फॉर फूड्स। जो फूड्स सर्च उनको रिक्वायरमेंट है, वो फूड्स को सर्च करते रहेंगे रूट्स, ओल्ड रूट्स। ह्यूमिक एसिड का लिमिटेशंस ओनली 6-7-8 days। उसके बाद क्या करें? 3 महीने का क्रॉप है, 6 महीने का क्रॉप है, कुछ 1 साल का क्रॉप है, तो ओल्ड प्लांट रूट्स जो है उसका प्लांट सेल रीजेनरेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कंसेप्ट यही दिया है कि सम एंजाइम्स रिलेटेड टू रूट डेवलपमेंट, वो एंजाइम क्रिएट के बुक में सब डिटेल्स दिया मैं। ये प्रैक्टिकली प्रूवन करने के बाद हम समझ में आ गए कि डोज सेम है। डोज सेम है, इसका यील्ड क्यों बढ़ रहा है? जब भी प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, रिक्वायर्ड सम सिलेक्टेड एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट। आफ्टर रिप्रोडक्टिव स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, रिक्वायर्ड सम अनदर एलिमेंट्स एंड फूड्स। उस टाइम पे प्लांट को उनके फॉर्म में जो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, वही हार्मोन्स और एंजाइम्स उसमें क्रिएट करके दिया है। टोटली 25 to 30% डिफरेंस यील्ड में आ रहा है। दूसरी चीज, जितने भी फर्टिलाइजर हम अप्लाई कर रहे हैं, एनपीके बेस और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ऑल आर द इनऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक बेस वो रेगुलर रहता है, लेकिन जितने भी हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, उनको हम अभी बायोलॉजिकल कुछ बैक्टीरिया है, सम बायो प्रोडक्ट्स है कि उनको पीएसबी, केएसबी, उसके थ्रू कन्वर्ट कितना टाइम कर सकते हैं? उसका भी सेल्फ लाइफ है 6 months। उसके बाद क्या करेंगे? इसलिए जो भी सॉइल में है, पहला रोल ये रहेगा कि उस ऑस्मोसिस के, जब रूट जोन में एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, नाइट को एट द टाइम ऑफ मेटाबॉलिक एक्शन, जाइलम टू फ्लोएम, फ्लोएम टू जाइलम, उसी टाइम फर्स्ट मेन रूल इज एडसॉर्प्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, यानी सब उसका खाना एक साथ रूट जोन में कलेक्ट करके रखना। टोटली सेंसिबल यानी एज अ मैग्नेटिक फील्ड जैसा वर्क है, वो कलेक्ट करता है उधर। दूसरा एब्सॉर्प्शन, पहला कलेक्ट करके रखता है सॉइल 45 days तक सॉइल में। एज पर द स्टेज वो प्लांट जो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है वो अब्सॉर्ब कर लेता है। फ्लावरिंग के स्टेज में जो जरूरत है वो अब्सॉर्ब कर लेता है। फ्रूटिंग के स्टेज पे वो अब्सॉर्ब कर, राइपनिंग की स्टेज भी उसमें है। टोटल प्लांट में हार्मोनल चेंजेस हो जाता है। उस टाइम पे हम अगर ये सॉइल का हेल्थ अच्छा मेंटेन करेंगे, रेगुलर आपके फर्टिलाइजर के डोज
उसके साथ हम अगर ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे, टोटली डिफरेंट हो रहा है, इसमें आउटपुट मिल रहा है। क्या हो रहा है अभी, एज पर मार्केट में हम घूम रहे हैं तो 2-3% फार्मर्स हर टाइम सॉइल टेस्टिंग करता है, सॉइल हेल्थ चेक करके उसके हिसाब से प्लांटेशन करता है, वो लेता है। बाकी के रिमेनिंग 95-97% फार्मर्स क्या करेंगे? हर कोई फार्मर्स वो नहीं चेक कर सकता। इसलिए हम एक कंसेप्ट इम्प्लीमेंट 6 इयर्स फील्ड ट्रायल्स के बाद ये प्रूव किया कि ये अभी फार्मर्स को अच्छा रहेगा, फार्मर्स को इसका एडवांटेज मिलेगा। तो सब पूरा डिटेल्स हम इस बुक में दे दिया है। और ये अभी जरूरत है, जब इनिशियल फर्टिलाइजर जब 30 साल पहले 35 साल पहले जब हम फर्टिलाइजर यूज करते थे बम्पर यील्ड मिलता था। अभी सॉइल का पूरा हेल्थ थोड़ा इधर उधर हो गया। हम ऑर्गेनिक मैटर भी अप्लाई कर रहे हैं, कार्बन लेवल भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन लिमिटेड टू CN रेशियो। बट अदर जो न्यूट्रिएंट्स है, अभी 10 साल पहले कैल्शियम बोरॉन का रिक्वायरमेंट बहुत कम था, किसी को पता भी नहीं था। अभी ऑल फ्रूटिंग एंड वेजिटेबल्स, फ्रूटिंग क्रॉप्स कैल्शियम और बोरॉन कंपल्सरी हो रहा है अभी। ये क्यों? तो सॉइल हेल्थ एज पर द प्लांट रिक्वायरमेंट हमें मेंटेन करना है, उस किस टाइप से करना है वो टेक्नोलॉजी हम डेवलप करके टोटली फील्ड लैब वर्क ये सब प्लांट के हिसाब से डिजाइन किया और वो कंसेप्ट इसमें पुटअप करके फार्मर्स को हम अभी दे रहे हैं। तो इसका आगे का स्टेप्स जो है हम प्लान कर रहे हैं कि इसमें और कुछ चेंजेस करना है, और ये भी कितना साल चलेगा, डिपेंड्स ऑन सॉइल हेल्थ। कहाँ भी एसिडिक सॉइल है, कहाँ सलाइन सॉइल है, कहाँ हर जगह सॉइल अलग है। टोटल जितने भी क्लाइमेटिकल जोन्स है, हर एरिया का सॉइल टाइप्स अलग है, सॉइल टेक्सचर अलग है, सॉइल का पूरा क्रॉपिंग, हर एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न अलग है। तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसका डिज़ाइन कर रहे हैं अभी। तो हम ये नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि फर्टिलाइजर कितना फार्मर्स को अभी जो दे रहे हैं उसमें से कितना यूज हो रहा है, और ये यूज करने के बाद, ये टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद कितना % बढ़ रहा है, ये भी प्रैक्टिकली प्रूवन हुआ है। इसका थोड़ा भी हम प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा कुछ अमित सर है, तो चौगुले सर है, वो थोड़ा आगे देखेंगे कैसा करना है, क्या करना है। लेकिन ये एडवांस, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हमारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के HOD थे डॉक्टर अनुशे सर, उसी टाइम उन्होंने फोकस किया था हर एक मॉलिक्यूल का एक लिमिट होता है, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आना बहुत जरूरी है। उस टाइम को उनकी सोच अभी वो नहीं है, उस टाइम की वो सोच हम आगे प्लान किया कि इसको हम कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे। हर कोई अभी यूरिया कंसिडर करेंगे तो 46% आपको यूरिया उसमें दिखेगा, लेकिन 46% में से कितना का प्लांट ले रहा है वो सबसे जरूरी है। वो उसका इफिशिएंसी बढ़ाना, अपटेक बढ़ाना, और उसके रेशो में सॉइल का टेक्सचर, स्ट्रक्चर, पोरोसिटी और pH बैलेंस में रखना, ये सब हम पूरा बुक में इंक्लूड किया है। और ये फार्मर्स का मोस्टली अभी जरूरी है। 2-3% फार्मर छोड़ के सभी फार्मर्स ब्लैंकली, सपोज गन्ना है तो गन्ने के लिए ठीक है, इतना गोनी यूरिया, इतना गोनी DAP, इतना माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल के सब फ्री हो जाते हैं, लेकिन उसमें से प्लांट लेता है कितना? आपका सॉइल का हेल्थ कैसा है कि वो मैक्सिमम कैसा सप्लाई करेंगे प्लांट को, इसके हिसाब से हम ये थोड़ा डिजाइन भी किया है। ये टेक्नोलॉजी अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत लॉन्ग टर्म काम चलने वाला है हमारा। उस टाइप का लैब सेटअप भी हम लगाया, फील्ड ट्रायल्स भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो फार्मर्स के लिए मेरे हिसाब से अभी जो रेगुलर रूटीन चल रहा है उसमें से कुछ नहीं, बहुत चेंजेस आने वाले यील्ड में, हाई यील्ड के लिए। ये कुछ कंसेप्ट है, प्लांट होता है, रूट होता है, लीव्स, स्टेम, ये फिजियोलॉजी ठीक है, लेकिन उसको जो भी हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं खेती के ऊपर, वो एक्सपेंसेस से मैक्सिमम आउटपुट कैसा मिलेगा, उसके ऊपर फोकस करके टेक्नोलॉजी इसमें हम डिजाइन किया है। तो अभी अमित सर और चौगुले सर पूरा उनका आगे का जिम्मेदारी, हाउ टू फार्मर्स के पास कैसा जाएगा, कैसा उसका ट्रायल कंडक्ट करेंगे, कैसा किसको अवेलेबल मिलेगा, और ऑल ओवर आई थिंक मेरे हिसाब से ये पहला इन्वेंशन है इस टाइप के एक्टिवेशन का जो कंसेप्ट में डाला अभी जो रिसर्च के थ्रू,
फर्स्ट कंसेप्ट इन इंडिया। अभी कोई इसको अभी किसी को ये कंसेप्ट समझ में, इसको हम एक्चुअली हमारे एचओडी ने लास्ट 3 इयर्स से फोकस किया था, 30 इयर्स से। उसके बाद हम लास्ट 6 ईयर से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तभी अभी ये इसका फ्रूट्स अभी दिख रहा है। और ये जरूरी है। अभी ज़्यादा जॉब्स नहीं है, मैक्सिमम यंगर जनरेशन, एजुकेटेड जनरेशन डाइवर्टेड टू एग्रीकल्चर। तो वो प्लान करें कि मेरे पास 2 एकर्स लैंड है, तो कम से कम 3 लाख 2 लाख 5 लाख मिलना ही चाहिए उनसे मिनिमम। तो उसके हिसाब से आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं। तो वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आप यूज कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट रेडी है, आप सब उनके हिसाब से एक्सपेंसेस के लिए तैयार है। लेकिन व्हाट अबाउट सॉइल एंड व्हाट अबाउट क्रॉप? जो वो प्लान करे 2-3 लाख पर एकड़ हमें एनुअली मिलना चाहिए, वो आप क्या देने से वो आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अभी जो एडवांस फार्मर्स जो है, ट्रेडिशनल नॉट फॉर ट्रेडिशनल, जितने भी एडवांस फार्मर्स अभी खेती कर रहे हैं, उनके लिए ये अमृत है। उनको जो चाहे वो टारगेट कवर कर सकते हैं इनके थ्रू। फर्टिगेशन आप करेंगे, सब ठीक है, लेकिन वो फर्टिगेशन प्लांट को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सबके लिए वरदान रहेगा। और इसका सब मैं सोच रहा हूँ कि सब इसका एडवांटेज ले सकते हैं। और पूरा ये न्यू टेक्नोलॉजी फर्स्ट इन्वेंशन हमारा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और सर हमारे लिए इतना दूर से अभी आ गए कि थोड़ा अभी भी अच्छा लग रहा है। बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन्स हियर। हमें इसलिए थोड़ा आगे भी काम करने का थोड़ा इंस्पिरेशन भी हो रहा है। हर साल 2-3 प्रोडक्ट हमारे लॉन्च होते रहेंगे। तो ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू रिसर्च पेपर हम लोगों को देते रहेंगे, रिसर्च वर्क देते रहेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जब मैं नासिक में काम करा 2007 में, एक ही गांव, एक ही 15 एकड़ एक ही प्लॉट, उसमें से 5 एकड़ एक फार्मर, बाकी 10 एकर्स में 4-5 फार्मर्स। 5 एकर्स वाला फार्मर्स का टोटली 22 mm ग्रेप्स एक्सपोर्ट होता था, उसमें कोई डाउनी नहीं, कुछ नहीं। और रिमेनिंग जो 3-4 फार्मर्स 10 एकड़ में थे, उनका लोकल में भी कोई नहीं लेता था। ये है कि जो हम कर रहे हैं उसका कमर्शियल फार्मर्स को एडवांटेजेस कैसा मिल रहा है। तो इस टाइप्स के फार्मर्स 100% ऑल टाइप्स के फार्मर्स, ऑल क्रॉप्स, ऑल ओवर जितना भी हमारा सॉइल टेक्सचर और स्ट्रक्चर रहेगा, उसके लिए ये लागू होगा सर। तो हम सोच रहे हैं कि सब इसका एडवांटेज ले सकते हैं। उसको पढ़िए, ये न्यू कंसेप्ट है, इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। ये अभी स्टार्ट होगा, इसके ऊपर अभी बहुत काम आगे जाएगा, बहुत काम आगे। कुछ यूनिवर्सिटीज है वो भी उनके रिसर्च के लिए इसके ऊपर कुछ रिसर्च पेपर भी पब्लिश करेगी। ये बहुत अभी स्टार्ट किया है, इसका एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा कोई यह नहीं, मैं एज अ रिसर्च पर्सन जितना टेक्निकल मैं आपको डिलीवर कर सकता था डिलीवर कर दिया। कुछ है, कुछ क्यूरीज है, आप बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर भोसले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सही बताऊं, इनका डॉक्टरेट हुआ है, पीएचडी हुआ है, और पीएचडी बंदे को सुनने के लिए है ना, ये 1 घंटा बहुत कम पड़ता है, क्योंकि दे स्टार्ट विद द बेसिक। तो हमने उनको जो समय दिया वो बहुत सीमित समय था। बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, जितना मेरा अनुभव है, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, हमें किसान का उत्पादन बढ़ाना है, उसका खर्चा नहीं बढ़ाना है। सिंपल हिसाब है, जो ये चीज़ कर पाया वही सस्टेन करेगा। मैं एक और बार रिपीट करता हूं, उसका उत्पादन बढ़ाना है, उसका खर्चा नहीं बढ़ाना है। ये करते हुए जो मिट्टी है, जो मृदा है, जो सॉइल है, उसकी अगर हेल्थ पे हमने ध्यान नहीं दिया, आगे बर्बादी है। आप जहां पे पूरे विश्व में, जहां पे हम फूड सिक्योरिटी की बात चल रही है, मेरे को मालूम नहीं कितने लोगों ने खाद्य सुरक्षा के बारे में सुना है या पढ़ा है। आज चर्चा शुरू हो चुकी है। आज हर इंटरनेशनल कार्यक्रम में फूड सिक्योरिटी एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत डिटेल में चर्चा होती है। क्या है खाद्य सुरक्षा, क्या है फूड सिक्योरिटी, हम उसको कैसे समझते हैं? जितना मेरे को समझ में आता है, जितना मैंने पढ़ा है, फूड सिक्योरिटी का मतलब है
अच्छा खाना, न्यूट्रिशन, जैसे हम क्रॉप न्यूट्रिशन की बात करते हैं वैसे हम ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अच्छा खाना, सभी के लिए खाना, सही समय पे खाना, यही है फूड सिक्योरिटी। आज जो हम उत्पादन दे रहे हैं, जो आज हार्वेस्ट जो सभी के टेबल पे आ रहा है, सभी के प्लेट पे आ रहा है, वो सही में न्यूट्रिशियस है, वो सही में खाने लायक है, वो खाने से उसकी सेहत अच्छी होगी या उसकी सेहत में तकरार बढ़ेगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जितना अभी हमने भोसले सर को सुना, मैं एक सारांश में बताता हूं, क्योंकि इस विषय पे लेके बहुत हमारी चर्चा हो रही है। सर ने हमारा नाम 1-2-3 बार लिया, हमारी इस टेक्नोलॉजी को लेके बहुत चर्चा हुई। आज जितने भी किसान हैं, सारे सदन हैं, आज व्हाट्सअप हो गया या फिर कम्युनिकेशन इतना फास्ट मूव करता है कि दिल्ली सरकार में वहां पे एक जीआर निकलता है, शाम तक हर किसान के मोबाइल में वो जीआर होता है। व्हाट्सएप शेयरिंग करते रहते हैं हम लोग, कुछ अच्छा लगा तो फटाफट शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन इतना फास्ट शेयर करते हैं। ये जो समझने वाली क्या बात है कि आज हर किसान प्रगतिशील है, उसको मालूम है क्या करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, उसको मालूम है क्या करना है, बट वो कर रहा है क्या, बहुत बड़ा प्रश्न मार्ग है। हम उसको करने के लिए वैसी यंत्रणा बना रहे हैं क्या, प्रश्न मार्ग है। इसमें हम सभी लोग आते हैं। आज यहाँ पे जितने उपस्थित हैं, यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहाँ पे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यहाँ पे अच्छे काम करने वाले रिटेलर्स हैं। ये प्रश्न सभी के लिए। फर्टिलाइजर एक्टिवेटर टेक्नोलॉजी, जितना भोसले सर ने समझाया क्या करता है, मैं बहुत सीधे भाषा में समझाता हूं, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन फार्मर्स के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो मैं एक फार्मर को कैसे समझाता हूं या फिर समझाऊंगा, जो स्टैंडिंग क्रॉप है, कोई भी क्रॉप हो, या फिर शुगर केन हो, चना हो, आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, या फिर आपका वेजिटेबल क्रॉप हो, जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको हम सही समय पे फर्टिलाइजर डोज देते हैं, सॉइल एप्लीकेशन के थ्रू या फिर ड्रिप के थ्रू हम फर्टिगेशन देते हैं। कोई ही भी किसान कम नहीं करता है। किसान को क्या चाहिए, अच्छा उत्पादन चाहिए, अच्छा ईल्ड चाहिए, रिजल्ट चाहिए। किसान जेब से पैसा डाल के, सोसाइटी में से पैसा लेके खर्चा करता है, एक ही अपेक्षा है उसकी कि मेरा उत्पादन बढ़ना चाहिए। उस उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में वो फर्टिलाइजर का डोज अप्लाई करता है। बट जहां पे वो स्टैंडिंग क्रॉप है, वो लेने की क्षमता है क्या उसकी? जिस जमीन में हमने वो फर्टिलाइजर डाला, उस जमीन की क्षमता कैसी है? वो जो फर्टिलाइजर हमने डाला है उसकी क्वालिटी, जो फर्टिलाइजर डालने का समय है वो सही समय है गलत है मालूम नहीं। यहां पे ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसे भोसले सर ने समझाया, उस स्टैंडिंग क्रॉप का फॉर नेक्स्ट 45 डेज, अगले 45 दिन तक उस पर्टिकुलर क्रॉप को इतनी भूख लगती है, इतनी वो भूखा हो जाता है और उसके संपर्क में जो भी न्यूट्रिएंट आता है उसको अपटेक कर लेता है। एक उदाहरण देता हूं, कितने लोग सहमत है मुझे मालूम नहीं। मैं आज यूरिया डालता हूं, 10वें दिन 11वें दिन वो यूरिया जमीन में नहीं रहता है। किसी को चैलेंज करना है तो कर सकता है। आज एक फार्मर यूरिया का एप्लीकेशन करता है, इस कड़ाके की धूप में या फिर अगर हैवी रेनफॉल वाला एरिया है तो 11वें दिन वो यूरिया नाइट्रोजन जमीन में नहीं रहता है, या तो हवा में उड़ जाता है या तो पानी के साथ बह जाता है। तो क्या वो जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसकी भूख क्या सिर्फ 10 दिन की है? नहीं। आज कोई भी वेजिटेबल क्रॉप लिया तो मिनिमम 30-35 डेज का हार्वेस्टिंग टाइम है अपना। बाकी के टाइम वो क्या करता है? यहां पे ये जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट लाता है उस पर्टिकुलर क्रॉप में। अगर ऊपर से पत्थर गिर रहा है तो मैं ऐसे करूंगा, ये क्या है, मैंने क्या किया, ये मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। मेरे को सामने से धोखा दिख रहा है, मैं प्रोटेक्शन मोड में आ गया, ये मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जब क्रॉप, जैसे सर ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, मैं आप सबके सामने इमली रखता हूं, चिंच, मैं आप सबके सामने इमली रखता हूं, आपके मुंह में पानी आता है। क्या है ये प्रक्रिया? आप किसको दोष दोगे?
क्या है चीज ये? ऑल दीज आर सेंसेस। आपके पाँव में चोट लगती है, आपके आंख से पानी आता है। आप सोचो, आपको पाँव में चोट लगती है, आपके आंख से पानी आ रहा है। तो ये क्रॉप के जीन्स में सेल्यूलर लेवल में जाके काम करता है और उस पर्टिकुलर स्टैंडिंग क्रॉप की भूख इतनी बढ़ाता है कि उस पर्टिकुलर क्रॉप को जो भी मिलता है न्यूट्रिएंट वो खींच लेता है। पहली चीज, कब तक? 45 दिन तक, 45 डेज नॉन स्टॉप 24/7 काम करता है। दूसरा चीज जो सर ने बताया, एब्सॉर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन। मैं किसान हूं, मैंने न्यूट्रिएंट डाला, मैंने फर्टिलाइजर का डोज दिया, उस जमीन की क्षमता है क्या उस न्यूट्रिएंट को पकड़ के रखने की? बहुत बड़ा प्रश्न है ये पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी है ये प्रोत्साहित करती है कि वो न्यूट्रिएंट उस पर्टिकुलर सॉइल में रहे, जिसको हम एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। ये सुनिश्चित कर दिया इस टेक्नोलॉजी ने कि वो जो फर्टिलाइजर किसान ने डाला हुआ है वो जमीन में ही है। जैसे यूरिया 10वें दिन नहीं रहता है, स्फूरत फॉस्फेट जमीन में है लेकिन उपलब्ध नहीं है उस क्रॉप को। हमने बहुत बार सुना हुआ है, स्फूरत जमिनीमध्ये आहे खरं त्या पिकाला उपलब्ध नाही। काय करायला पाहिजे? फॉस्फेट सॉल्युबलाइज पीएचबी बॅक्टेरिया वापरायला पाहिजे। कशासाठी? तो त्याला सॉल्युबलाइज करून उपलब्ध करून देतो। ये हमने सबने सुना हुआ है। तो ये एब्सॉर्प्शन बोले तो वो सारे पर्टिकुलर जितने न्यूट्रिएंट्स है उसको पकड़ के रखता है। एब्सॉर्प्शन वो जमीन से सारे के सारे जितने न्यूट्रिएंट हैं उसको खींच लेता है। बहुत सारी बातें सर ने बताई। सॉइल पोरोसिटी, एरेशन बढ़ाता है, ऑक्सीजन जमीन में ज्यादा खेलता है। नंबर 1 इन्वेंशन है, सर ने बोला कि ये आज तक ऐसा इन्वेंशन भारत में नहीं हुआ है। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और मेरे जितने किसान मित्र हैं या फिर जितने हमारे मार्केट में जितने हमारे रिटेलर मित्र हैं सभी उत्साहित है इस टेक्नोलॉजी को लेके। मैं बात करता रहा तो बात करता रहूंगा। समय की कमी को देखते हुए मैं अभी विनंती करूंगा हमारे जो चीफ गेस्ट हैं श्री इराना कडादी जी, माननीय अतिथिगण और सम्मानित उपस्थितगण, हमारे बीच माटी के सच्चे सपूत, एक दूरदर्शी किसान नेता और समर्पित जनसेवक उपस्थित हैं, राज्यसभा सांसद श्री इराना कडादी जी। मैं एक बार विनंती करूंगी जोरदार तालियों से सर का एक और बार स्वागत करें। ये कलोली बेलगांव से आते हैं, बेलगावी। 40 वर्षों तक इन्होंने निस्वार्थ जनसेवा की है। जमीनी स्तर से राष्ट्रीय नेतृत्व तक का सफर इन्होंने तय किया है। किसानों के ये सशक्त समर्थक हैं। मैं किसानों के बोल रहा हूं, ये कहीं इंडस्ट्री से नहीं आते हैं, ये किसानों के सशक्त समर्थक हैं। उन्होंने कर्नाटक बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो बेलगावी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और कई राज्यों व राष्ट्रीय समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। वर्तमान में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम कर्नाटक राज्य शाखा के ये अध्यक्ष हैं, केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य हैं, रेलवे और विकास परिषद सलाहकार समितियों में ये सदस्य हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पे ये आज की तारीख में कार्यरत हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता ने लाखों किसानों को सशक्त किया है और हजारों युवाओं के लिए इन्होंने रोजगार निर्माण किया हुआ है। श्री कडादी निरंतर सक्रिय रहने वाले कर्मयोगी हैं जो ग्रामीण विकास, किसान कल्याण और राष्ट्रीय उन्नति के लिए दिन रात काम करते हैं। आज मैं कहना चाहूंगा सर की तबीयत ठीक नहीं थी, बट सर ने समय निकाल के आज यहाँ पे उपस्थित रहे, उसके लिए मैं उनसे मन से उनका आभारी हूँ। वे संसद में जब बोलते हैं तो कन्नड़ में बोलते हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। जब वो संसद में कोई मुद्दा रखते हैं तो कन्नड़ ही बोलते हैं और कर्नाटक के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और किसानों की आवाज एक सक्षम आवाज है। हम पूरे सम्मान और आत्मीयता के साथ श्री इराना कडादी जी का विशेष अवसर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं सर से विनंती करूंगा सर यहाँ पे स्टेज पे आए और आज की जी मेहमान है अतिथि विशेष, उनको संबोधित करें सब प्लीज। आज का कार्यक्रम में उपस्थित इन्होंने ये बुक
हमारे लिए लिख दिया वो मेहमान हनुमंत भोसले साहब और वाइस प्रेसिडेंट ओम दिव्या ग्रुप का स्वप्निल देशमुख जी और डायरेक्टर हॉल सिद्धनाथ शुगर का हमारा साथी जय कुमार कोच जी और रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर मुंबई विजय कुमार कदम जी और ये सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था ना हमारे मित्र राजेंद्र चवला जी और अभी तक हमको कार्यक्रम के बारे में बहुत विषय दे दिया अमित जी और मेरे बंधु चिदानंद जी और सारे उपस्थित सारे गेस्ट लोग। इसमें कितना लोग को कन्नड़ समझ में आते मुझको मालूम नहीं है। ಕನ್ನಡದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನ್ನಡದ ಐತೆ ಹಂಗಾರೆ. ನನಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರಗಳು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು 11 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಾಪ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಗ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೋವಾ ಹೋಗಿ ಗೋವಾದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಯರ್ಡಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಾಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕಂತ ಒತ್ತಡ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಡ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. नहीं, बहुत लोग हमारा कन्नड़ का लोग आए, हमको भी थोड़ा हिंदी में बोलने के मुश्किल है. इसलिए ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತನ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಒಂದು हमें एक स्कूल प्रोग्राम में गए थे. वहाँ पूछा मैं कितना लोगों को अन्न चाहिए करके. ये सब लोग हाथ उठे, सबको अन्न चाहिए, खाद्य सबको चाहिए ना. लेकिन कितना लोग खेती में जाते, ऐसा पूछने के बाद बहुत लोग हाथ नहीं उठा. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಊಟ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಜನ ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಿಮುಖ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವಕೀಲರಾಗಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. कृषि में इतना लाभ है करके सभी लोग एडवोकेट हो रहे, इंजीनियर हो रहे, नहीं तो डॉक्टर हो रहे, नहीं तो बिजनेसमैन हो रहे. अब सबको समझ में आ रहे ना. लेकिन लोग खेती करने के लिए कितना लोग इंटरेस्ट नहीं है, इतना लोग. इसलिए ऐसा परिस्थिति में सरकार बहुत योजना लेके आए, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट हुआ वो देखने के बाद हमको मालूम होते हैं वो भी बहुत ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ नहीं हो रहे. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೇನು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಭಾಳ ಉಲ್ಲೇಖನಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಶೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಾಗ ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಅನ್ನನ ಬೇಕು. ಮೊದಲ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಯದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಟ್ಟು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 140 ಕೋಟಿ ಅದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಈ 140 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 50% ಜನ ನಾವು कृषि ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. देश में 140 करोड़ लोग हैं, इसमें 50% लोग हम किसान खेती करते रहते हैं. खेती नहीं तो खेती के साथ अलग अलग काम में हम जोड़ दिया. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು? ರೈತ ನಾವು 50% ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗೂ ಇಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಲಾಯರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೇಬರ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನೈಪುಣ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈಪುಣ್ಯನೇ ಬೇಡ, ಎಂಥ ನೈಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಿಸಾನ್ ಲೋಗ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮದು 20% ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು? ದೇಶದ ಅಷ್ಟು GDP ग्रोथನಲ್ಲಿ, देश का GDP ग्रोथ में हमारा किसान लोगों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% है. 80% वो सारे अलग लोग कर रहे हैं. वो लोग कितना है? वो भी 50% है, हम भी 50% है. ये 50% लोग दिन भर हम काम करते रहते हैं, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20%. और दूसरा 50% कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन देश का GDP में 80%. ये गैप है ना, बहुत डिफरेंस है. ये गैप कम करने के लिए हम सरकार भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हम हमारा साइंटिस्ट लोग भी प्रयास कर रहे हैं. इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಾಢ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲಿತ್ತು ನಮ್ಮದು. ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಗೋಧಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅವು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ದೊಳಗೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ದೊಳಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದು ಗೋಧಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದೇನೋ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹುಳಾನೂ ಆಗಿರ್ತಿದ್ವು ಅದ್ರಾಗ, ಅದನ್ನು ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ತಿಂತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ತರಿಸುವಷ್ಟು ದೇಶ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶ, ನಾವು ಸುಮಾರು 15 ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೋಧಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ 10 ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರಂಭದೊಳಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ರೈತ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಆಗಿದ್ದಾನಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸದೃಢ ಆಗಿಲ್ಲ. समझ में आया आपको? हम पहले डिपेंड था दूसरों देशों के ऊपर. वो देश से हमको फूड ग्रेन आते थे, लेकिन अभी हम 15 के ऊपर ज़्यादा खाद्य हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन किसान लोगों का आय ज़्यादा हो गए क्या? वो नहीं है. क्यों ऐसा हो गया? क्या प्रॉब्लम चल रही है इसमें? वही चर्चा करने के लिए हम चाहते. क्यों वो क्या हो गया? किसान लोगों का एक खर्चा ज़्यादा हो गया, एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गया, लेकिन इनकम बहुत कम हो रहा है. क्यों ये गैप क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए मैं उनको धन्यवाद किस लिए कर रहा हूँ. ಅವರು ಈ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಒಂದೇನು ಸಂಶೋಧನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈತರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಂದಾಗ ನಾವು ರೈತರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ಗಳು ಸೇರಿದವು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಭಾಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ಡೀಲರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನೋವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಆ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ.
ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ಯದ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ನಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತಾರನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಜಮೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಸಾಗುವಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೌಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆನಾಲ್ ನೀರು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಎನೆ ಆಗಿ ನಗರೀಕರಣ ಆಗಿ ಜಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಂದು ಜಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ರೋಡ್ಸ್ ಬಂದು ಜಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಜಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜಮೀನಂತೂ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಮಿತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ರೈತನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು, ಒಂದು ಮಣ್ಣು. ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತನಿಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನೀರು. दो चीज़ हम ध्यान में रखना चाहिए, एक है सॉइल और दूसरा पानी. ये दोनों भगवान का प्रसाद है. हमारा प्राइम मिनिस्टर एक बार इसके ऊपर बताया ना, ಒಂದು ನೀರಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಂಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಥ ಒಂದು ಹನಿನೂ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲವನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಒಂದು ಸಲ ಕಬ್ಬು ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಕೋಲಿ ನಾವು ಕೀಳ್ತೀವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಲ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ರೈತರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 12 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಮಿತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿದಾಗ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಸಿಕ್ಕಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕೋ ಸಲುವಾಗಿ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರೈತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಏನೂ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಡೀಲರ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಡೀಲರ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಡೀಲರ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಡೀಲರ್ ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಕದಾರ
ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ನಂಬ್ತಾರೆ ರೈತರು. ನೀವು ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಡಿ ಎ ಪಿ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಎ ಪಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ BSc ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಡೀಲರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ, ಅದು ಜಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ತುಂಬ ತಡ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಯಾವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗದೇನೆ ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮ ಆಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರನ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका. इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. एवरी 100 किलोमीटर्स हम लोग का बात करने का तरीका बदलता है, और जहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग हैं बेलगाम कोल्हापुर दोनों भाई भाई है, यहाँ से थोड़ा गए 10 किलोमीटर हम लोग जाते हैं तो कन्नड़ शुरू हो जाता है. एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर. सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत धन्यवाद देता हूँ श्री प्रहलाद सालुंगे, टेक्निकल ऑफिसर, उनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट JDA. उन्होंने समय निकाला इस पुस्तक प्रकाशन के लिए आए, इसलिए मैं उनका मन से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. सर आप आदरणीय मान्य राज्यसभा सदस्य हिरण्णा काडादेजी आणि सगळे डीलर आणि कन्नडमध्ये सांगितलं तसं मी मराठीत सांगतो की माती आहे तर शेती आहे. आपलं आता इन्स्टाला स्टेटस असते वावर आहे तर पावर आहे, तसं माती आहे तर शेती आहे. म्हणजे माती टिकली तरच शेती टिकणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं मातीच टिकली नाही तर शेती काही टिकणार नाही. त्यामुळं ती माती टिकवायची असेल तर तिचं आरोग्य जपणं महत्त्वाचं आहे. आपण किती जरी दिसताना तगडे दिसत असलो तरीसुद्धा आपलं खाण्याची पद्धत किंवा आपलं जे आपण आता आपलं हेल्थ कॉन्शियस झालो आहे, सगळं खाताना विचार करून कॅलरीज किती आहे, हे किती आहे, ते किती आहे, पण जमिनीला घालताना आपण सगळे एकदम घालतो आणि तिनं खावं अशा पण इच्छा करतो. परंतु ते जर व्यवस्थित पद्धतीनं तिनं घेतलं आणि तिनं पिकाला अवेलेबल करून दिलं तरच त्याच्यातनं चांगलं हेल्दी उत्पादन येणार आहे, जे की आपल्याला उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळं हे जर टिकवायचं असेल तर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे जमीन आरोग्य पत्रिका आहे, जमिनीची हेल्थ आहे, त्याच्यानुसार होणारा रासायनिक खतांचा अवाढव्य वापर, त्यापेक्षा जेवढं गरजेचं आहे उत्पादन खर्च कमी करून जेवढं गरजेचं आहे वाढवणं तेवढं आपण करून जर हे नवीन टेक्नॉलॉजी आता मी अजून वाचलेलं नाही पण निश्चितच काहीतरी त्याच्यातनं नवीन असणार आहे त्याच्यामध्ये, तर ते वाचल्यानंतर किंवा जे काय येईल त्याच्यानंतर आपण त्याच्यावर निश्चितच चर्चा करू. आणि सर्वांना शुभेच्छा देतो, तसंच लेखकाला आणि सर्वांना शुभेच्छा देऊन मी थांबतो. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू. बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया आपने. अभी अगले 10 मिनट तक माइक्स रखे थे. आप गेस्ट में से किसी को कुछ प्रश्न है इस टेक्नोलॉजी को लेके तो पूछ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भोसले काफ़ी व्यस्त रहते हैं लैब में. उनका एक ही कहना है, मुझे लैब से बाहर मत निकालो, मुझे लैब में ही रहने दो. वो लैब में ही रहते हैं, अगर उनको मिलना है तो आपको लैब में ही जाना पड़ेगा. तो ये एक मौका है हमारे पास, किसी के पास इस टेक्नोलॉजी से को लेके या फिर और भी कृषि से लेके कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए. मेरे ख्याल से माइक्स वहीं पे हैं. प्रताप प्लीज माइक देंगे. किसी के प्रश्न है? मेरी विनंती है, पूछिए. हाँ जी. नमस्कार सर, मी सतीश गाडगे, पत्रकार, महाराष्ट्र दिनमंच आहे. तर हे तुमचं जे टेक्निक आहे ते जरा मराठीत जरा सांगितलं बरोबर, नेमकं काय तुम्हाला म्हणजे एकंदरीत ते हे सांगायचं. थोडक्यात सांगायचं झालं तर कसं, आपण जे शेतामध्ये जे खतं टाकतोय ते खतं पिकांना किती प्रमाणात मिळतात
आणि त्या उत्पन्नात आपण सॅटिस्फाय होतो. त्यापेक्षा ह्याच्यामध्ये कन्सेप्ट आम्ही असं दिलं आहे, नॅचरली पिकांची भूक कशी वाढेल. आणि जे सॉईल झोनमध्ये जे तुम्ही न्यूट्रिशन अप्लाय केलेले आहेत, जे काय खतं टाकले आहेत, मायक्रोन्यूट्रिएंट टाकलेले आहेत, त्याचं त्या रूट झोनमध्ये एकत्रीकरण कसं होईल, साठवणूक कशी होईल. आणि ज्यावेळेस झाडाला भूक लागते त्यावेळेस त्या न्यूट्रिएंटचं झाडाच्या भुकेप्रमाणे त्याचं कन्व्हर्जन प्लांट फूडमध्ये कसं होईल, हा कन्सेप्ट ह्याच्यामध्ये आपण दिलेला आहे. ही कन्सेप्ट फार महत्त्वाचा आहे, कारण आपलं समाधान होण्यापेक्षा पिकाचं समाधान होणं फार महत्त्वाचं आहे. हा कन्सेप्ट आपण त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. अजून कुणाला काय असेल तर तुम्ही विचारा. आणि कुणाचे काही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारा. आप हिंदी में पूछिए तो अच्छा रहेगा. सर अभी जो ये टेक्नोलॉजी आप दे रहे हैं ये सॉइल एप्लीकेशन के द्वारा रहेगा या ड्रिप रहेगा, क्या एक्चुअली क्या एप्लीकेशन रहेगा? नहीं सर, अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी सॉइल एप्लीकेशन का कर रहे हैं. अभी नेक्स्ट मैं जो अभी बोला अभी मेरे लेक्चर में, नेक्स्ट हमारा जो है जो वाटर सोल्यूबल हाईटेक एग्रीकल्चर में जो है ड्रिप इरिगेशन में, अभी नेक्स्ट हमारा जो रिसर्च होगा वो ड्रिप इरिगेशन का होगा. देखिए ये अभी तो इमीडिएट जो फील्ड डाटा जो हमारे पास अवेलेबल हुआ है वो अभी विथ फर्टिलाइजर फॉर सॉइल एप्लीकेशन. फिर नेक्स्ट जो अब हमारा कंसेप्ट आएगा वो विथ वाटर सोल्यूबल विथ ड्रिप इरिगेशन, ये कंसेप्ट हमारा आ जाएगा अभी नेक्स्ट. नहीं ये सब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इसमें कुछ नहीं, ये पूरा हार्मोन स्पेस. अभी जो हम बोलते हैं ना कि आपके सामने इमली दिखा है तो आपको मुंह में पानी आ गया है, ये क्या है? इट्स सेंसेशनल. ये सेंसेशनल रहेगा, ये ऑर्गेनिक भी नहीं आएगा, इनऑर्गेनिक में भी नहीं आएगा किसी भी, सिर्फ एंजाइमेटिक. जैसे डाइजेशन के हम फूड खाते हैं, डाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होके उसका ब्लड में कन्वर्जन हो जाता है. सपोज काऊ एट द टाइम ऑफ मिल्किंग when you release a cup, that time oxytocin hormones release from the brain, right? Then that situation blood component converted into milk component. This is the sensational emotional. When plant को जब भूख लगता है ना, जो प्लांट रूट जोन में जो सेंस तैयार होता है, जो प्रेशर तैयार होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो फील्ड तैयार होता है रूट जोन में, वो जो सेंस ऐसा होता है कि वो डिमांड करता है न्यूट्रिशन का. सॉइल को डिमांड करता है मुझे भूख लगी, मुझे न्यूट्रिशन दे दो. उस टाइम पे ये जो हमारा जो कंसेप्ट है वो किस टाइप का न्यूट्रिशन आपको चाहिए, आपको रोटी चाहिए, चपाती चाहिए, राइस चाहिए, उसके हिसाब से वो ऑलरेडी सॉइल में जो एग्जिस्टिंग न्यूट्रिएंट है उसको इमीडिएट कन्वर्ट कर देगा. राइट, लाइक काउज मिल्किंग प्रोसेस यू माइट भी नहीं है कि ब्लड कंपोनेंट मिल्किंग टाइम से दूसरे अदर टाइम में आप देखेंगे उसमें ब्लड ही रहेगा, लेकिन वो जो सेंस होता है, वो जो पीरियड होता है उसमें ऑल ब्लड कंपोनेंट जैसे मिल्क में कन्वर्ट होता है, उससे जैसे टिक्स उसके ऊपर आता है, लेकिन वो ब्लड ही कर सकता है, नॉट मिल्क. लेकिन उस पीरियड में वो ऑटोमेटिकली जो उसमें कंटेंट दिया मैं सब कैसा होता है क्या होता है वो सब दिया है उसमें, और वो जरूरी है. ये कंसेप्ट इसमें दिया है सर. म्हणजे आपल्याला समजणार कसं पिकाला यील्ड ग्रोथवर तुमच्या पीक जर तुमचं हेल्दी दिसलं, तुम्ही काय करायचंच नाही, तुम्हाला बाकीचं काय करायची गरज. कसं होतं बाकीचं पीक हे पीक चांगलं सशक्त असं, तुम्ही जर आजारी नाही पडला दवाखान्यात जाल कशाला, चेकअप करायची गरज नाही. आपण ज्यावेळेस हेल्दी असतो ना त्यावेळेस दवाखान्यात जायची गरजच नाही. ते ऑटोमॅटिक ते सिम्पटम्स आहेत ते दिसतच. सर प्रोडक्ट पिकाला राजी करणार काय एनपीकेला राजी करणार? नाही, दोन्ही कोलॅटरल असल्यासारखे. पिकाला सुद्धा रूट झोन मुळ्यांना हंगर वाढवणं हा सुद्धा कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. प्लस त्या हंगरप्रमाणे न्यूट्रिएंटला सुद्धा ते कन्वर्ट करणं, हे दोन्ही कन्सेप्ट इंटरनल म्हणजे अटॅच आहे.
कारण रूटला ज्यावेळेस भूक लागते त्यावेळेस ती फक्त ते जो सेन्स आहे फक्त रूटमध्येच होतो. त्या सेन्सला सॉईलमध्ये काय pH चेंज होत असेल किंवा तुमचा EC वाढत असेल कमी जास्त होतं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी त्या झोनमध्येच होत असते. त्या झोनमध्ये जे न्यूट्रिशन आहे त्यालाच ते कन्वर्ट करणार. हे दोन्ही इंटरलिंक असं नाही की त्याच्या गरजेप्रमाणेच ह्याला कन्वर्ट करतात. ऑलरेडी आपल्या मातीमध्ये कार्बन पण आहे सगळंच आहे पण ते मिळतंय पिकाला किती हा फार महत्त्वाचा विषय आहे. मग त्याच्यावरच आपण कन्सेप्ट इम्प्लिमेंट केलेला आहे. हर एक का मैकेनिज्म डिफरेंट है मिलने का. जैसे अकॉर्डिंग टू दिस फॉस्फोरस इज वेरी डिफिकल्ट टू अवेलेबल टू द प्लांट्स बिकॉज इट बिकम्स अनअवेलेबल फॉर वेरी इजीली और very fast. And earlier we studied like it's only 16 nutrients. Now even like silicon, selenium, chlorine are also being considered like it is getting depleted or it's not available or also. How is this product or this technology helping in uptake of all these 16 nutrients? Whether it is helping any specific nutrients more or its work is more in a certain nutrient uptake or less in certain nutrient uptake or what is the condition, sir? And compared to unused, when in your trials, used to unused, what is the difference in yield as well as what is the difference in the profitability till date? बहुत एकदम बेस्ट क्वेश्चन. दिस टाइप क्वेश्चन आई वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम लास्ट 2 आवर्स. एक बात ध्यान में रखिए, दिस यूनिवर्स राइट, यूनिवर्स डू यू नो पीरियोडिक टेबल कितने कंपोनेंट है, कितने मॉलिक्यूल्स है, राइट ना. 105 समथिंग 107. वो जो सृष्टि बनी है ये मॉलिक्यूल के बगैर नहीं है. सामने हवा है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन में. टिपिकल कंडीशन में 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इट इनटू द वाटर, राइट. O2 ऑक्सीजन, सिंगल O मोनोऑक्साइड, सिंगल O hazardous, single O hazardous, double O it's lifeline, right. So by concept इसमें enzymatic concept, right. एग्जाम्पल मैं अभी दी मिल्किंग का. सपोज कुछ चीज़ आपको दिखाए आपको ओमिट आएगा, कुछ चीज़ आपको दिखाए आपको मन करेगा. पूरा सेंशियस एंजाइमेटिक. अगर आपको थोड़ा पैंट पैथोलॉजी किसी को पता होगा, सर पे है इधर सर. पैंट पैथोलॉजी में हाउ एलिमेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्लांट फूड, राइट ना. देन द nutrient taken by plant from roots and nutrient जो रेडियो है लीव्स में by the process of photosynthesis in the mitochondria, right. Both have different properties but it is utilized in single plant. Sources are different. From root it has some pH parameter. From leaves it has a different parameter but plant takes it. So main thing is plant जो हंगर तैयार हो जाता है, किस चीज का हंगर, उसको क्या चाहिए. अभी वेजिटेटिव ग्रोथ है, प्लांट के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन. पहले नाइट्रोजन को प्लांट ले लेगा, वो रूट जोन में उस टाइप का प्रेशर ऑटोमेटिक एस्मोटिक प्रेशर तैयार हो जाता है. सिंबल ऑफ हंगर, राइट. सिम्टम जो बात है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के स्टेज में PK वो जिस फॉर्म में उसको चाहिए उसको मॉडिफाई करेगा. P2O5 में चाहिए, P1O3 में चाहिए. जनरली हमारा सॉइल साइंस फर्टिलाइजर बोल रहे P2O5 फॉर्म में वो लेता है. इट्स अ स्ट्रेट प्रोसेस बट ऑल द प्लांट्स जैसे हम मोनोकॉट डाइकॉट जो भी ऑल लेग्यूमिनस जो भी है वर्ड उनका रिक्वायरमेंट सेम ही होता है. लेकिन अगर वो P2O5 में चाहिए तो P का सोर्स कहाँ है, ऑक्सीजन का सोर्स कहाँ है, वो सर्च करेगा. सेल्फ इनिशिएट हो जाएगा रूट जोन. जितने भी सॉइल रूट जोन में जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो ऑटोमेटिक रेडी हो जाएंगे. क्यों, वो
रूट जोन में वो फील्ड ऑलरेडी तैयार हो गया है। जैसे आपको थ्रिप्स मालूम है, थ्रिप्स रिप्रोडक्शन कैसा होता है आपको पता है सर? इट इज पार्थिनोजेनेटिकली, राइट ना, विदाउट मेटिंग मेल एंड फीमेल। वो क्या है, जब फीमेल को पता चलता है ना अभी मैं मर जाऊंगा, मेरे ऊपर अटैक हो गया, तो वो क्या करता है, विदाउट मेटिंग मेल हिट उसका बच्चे पैदा करके मर जाते हैं, वो मेल का जरूरत नहीं होता। जब हम स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं उसका स्मेल आता है, जो नर्वस सिस्टम पे जब सिग्नल जाता है इमीडिएट वो प्रिपेयर होती है फीमेल की पहले बच्चे तैयार करके दे दो। ये जो पूरा सिग्नल जो इंडेक्स हम बोलते हैं ना उसके हिसाब से फर्स्ट यू थिंक जितने भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी कंपोनेंट है, जितने मॉलिक्यूल, उसकी केमिस्ट्री उसके ऊपर ही डिपेंड है। जो भी हो, हमारा बॉडी भी देखो, ऑर्गेनिक में क्या है, ओनली कार्बन बॉन्डिंग होता है, बाकी कुछ नहीं, सब जो भी है ये सब मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। समझ में आ गया सर? और कुछ कॉम्प्लिकेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सबसे जरूरी था, मुझे यही एक्सपेक्टेड था। ये कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री ज्यादा इजीली नहीं समझ में आ रही है। हिल सर अभी जो हम फील्ड ट्रायल्स में देखे 25 to 30 सर मैं अभी हम नहीं एक बार पढ़ने से, ये थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का हम इसमें लैंग्वेज भी यूज किया है। यस आई थिंक 3000 ऑलरेडी बुक्स सर को यूरोप में ऑलरेडी डिमांड अभी ये मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन सर ने डिस्क्लोज कर दिया। नहीं, वी विल कीप दिस क्वेश्चन एंड आंसर, ये क्वेश्चन एंड आंसर सर, इस तकनीक को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके हम जितना बात करेंगे उतना कम है, इसीलिए ये पुस्तक के रूप में आप सभी के टेबल पे है। बहुत जल्दी हिंदी, मराठी, कन्नड़, इंग्लिश, ऑल लैंग्वेजेस आपके मोबाइल में आ जाएगा आने वाले कुछ समय में। इसका नाम जो रखे ना, यूज इट और लूज इट। यूज करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, नहीं यूज करेंगे तो ऑलरेडी आप ट्रेडिशनली जा रहे जाओ। यस, ये डू और डाई जैसा सिचुएशन तैयार हुआ है। ये कंसेप्ट ऑलरेडी बहुत यूनिवर्सिटीज अभी डिमांड कर रही है, वो कुछ इसके आगे का जो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय की बहुत कमी है, थोड़ा कार्यक्रम लेट से शुरू हुआ था, कुछ लोगों को आगे जाना है। मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने प्रश्न पूछे, एंड धन्यवाद करूंगा भोसले जी का जिन्होंने बहुत अच्छे उत्तर दिए। सारे प्रश्नों के उत्तर, हाँ जी सर। ये प्रोडक्ट दिया तो कितना दिन काम करता है? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग सर। ये प्रोडक्ट अप्लाई नहीं, ये एक्सपायरी डेट तो 3 साल है, 3 वो तो देना ही पड़ता है। एप्लीकेशन करने के बाद उसका जो काम है मैक्सिमम 40 डेज तक डेमो ऑल ओवर इंडिया, सभी ऑल टाइप्स की सॉइल्स में हुआ है, फ्रॉम लैटराइट टू सलाइन सॉइल, सबके डेमो हो गए। ये तो अभी इसका वर्कआउट करके अभी अमित सर और चौगुले सर वो प्रैक्टिकली फार्मर्स को कैसा देना है वो उनका काम है। बहुत बड़ी टीम है सर, सब आपके लिए। आपका नाम और आपका गांव कौन सा है सर? सर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, टीम आ जाएगी, डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो जाएगा। हैं जी सर, ठीक है। पूरा डिफरेंट प्लॉट हो जाता है, पूरा डिफरेंट प्लॉट हो जाता है। फील्ड ट्रायल्स कंपल्सरी, विदाउट ट्रायल नहीं देना किसी को। यस, पहले देखो, फिर वो खुद आपके पीछे रहेंगे, वो ढूंढते हुए किधर भी आपको आ जाएंगे। ये मुझे पता है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर श्योर। हाँ जी मला भी मजा वाटते हो। सर। विथ फर्टिलाइजर और माइक्रोन्यूट्रिएंट, विथ कैसा, अगर वो सॉइल में जाएगा प्लांट को हंगर करेगा, उस टाइप उसको न्यूट्रिशन होना जरूरी है, वो विथ थ्रू फर्टिलायझर और मायक्रोन्यूट्रिएंट से मिलेगा। अदरवाइज जो कडकी आपण म्हणतो ना कडकी पडते तसं होतं ते, प्लांट स्ट्रेस में जाता, इमॅच्युअर इंटरनोड डिस्टन्स वगैरे कमी होतं, त्यामुळे त्याला भूक लागली की लगेच पटकन त्याला मिळलं पाहिजे। वो डालने के बाद इमीडिएट हो जाएगा आपने क्रिटिकल। जैसा हम इधर वो एग्जाम्पल दिया, आम निकाल, इमली निकाल, मूंग पानी, वो प्लांट को, वो सोल को वो क्रिएट करता है। ऐसे
समाधानी आहेत का पण मी जे बोललो ते सर आर यू सॅटिस्फाईड हाँ फर्टिलाइजर एक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन आपने किया है और उसका कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और ये जो कंसेप्ट है मैं चाहूँगा कि ग्राउंड लेवल फार्मर्स इन रूरल सेक्टर तक कैसे पहुँचाया जाए यस सर ये यस सर बहुत जरूरी है यस सर क्योंकि लोगों को यही पता नहीं है कि ग्राउंड जो आपकी सॉइल टेस्टिंग है करनी है या नहीं करनी नहीं करनी बरोबर और उस बेसिस पे कौन सा क्रॉप लेना है नहीं लेना है जाए ये चीजें ग्राउंड लेवल के फार्मर्स को समझाना जरूरी है बरोबर एडवांस फार्मर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपने बताया they will accept it. 2-3% already they are doing. एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगा Right. मैं चाहूंगा कि आपकी टीम जो है ग्राउंड लेवल तक पहुंचे Sure sir, sure. ठीक Hello, sir. What is the use of enhancing the hungriness of the plant? If the plant is existing already, if the plant is surviving, Yes sir. if the plant is surviving, it will be always in hungry mood. It always requires food. It will demand it in the soil. What is Right. the use of enhancing the hungriness of the plant? जो मॉलिक्यूल्स इंक्लूड किए इसमें जो मॉलिक्यूल्स उसका एक ही काम है रूट्स का हंगर बढ़ाना ठीक है हंगर बढ़ जाने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें दिए हैं एक बार वंस यू रीड करेक्ट क्वेश्चन वंस यू रीड ना यू विल अंडरस्टैंड पहले रूट्स का हंगर बढ़ाना ठीक है हंगर बढ़ना यानी उधर कुछ ना कुछ तो चेंजेस होता है रूट जोन में सॉइल में मॉइस्चर होता है कुछ ना कुछ चेंजेस होता है वो सिग्निफाई करता है कि हमें भूख लगी है कुछ है क्या इधर खाने के लिए रूट जोन में राइट ना अभी किसकी भूख लगी आपको एन की पी की के की माइक्रोन्यूट्रिएंट की किसकी भूख लगी जिंक की फेरस की मैग्नीशियम की वो पहले सर्च करेगा सॉइल जोन में वो है क्या अगर है कौन से फॉर्म में है उसको कौन से फॉर्म में चाहिए समझ गए ना वो ऑलरेडी एंजाइमेटिक रिएक्शंस जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि हम खाना खा रहे चपाती खा रहे भाकरी वो उस फॉर्म में खा रहे लेकिन एंड में क्या ब्लड में कन्वर्ट होना जो स्टमक में बाइल जूस में जो उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है जो रिएक्शंस हो रहा है उसमें कन्वर्ट हो गया यस सर सब समझ गए ना सर My question is that when I feel hungry, I automatically demand the food for it. Right, Sir? right. When the plant feel hungry, it automatically demand in the soil. Right. It tries to automatically take from the soil, right, sir? Right. Then what is the additional issue? What is the additional issue of enhancing the hungriness of the plant? What is that necessary? Additional You are trying to say that this. लेट मी पुट इट दिस वे सर त्यांचा प्रश्न असा आहे की ऑलरेडी स्टँडिंग क्रॉप इज द इन द सॉइल राइट it is already green. Is there real requirement to increase the hungriness of that particular food or why this technology is required? No, as per the growing stage of the plant, its demands at the time of vegetative growth, plant needs more nutrition. When it gets mature, no needs of maximum food. As per requirement, it takes from the soil. As per requirement, it takes from the soil, sir. But what is the additional use of this product? Additionally, all the soils they are not supplying. Na? That's why you just calculate when new varieties introduced in the market, right? Suppose wheat. What university says 20 quintals per acre. मिलता है हमें मिलता है 20 क्विंटल्स मिलता है ठीक है सबको नहीं मिलता 2-3% को मिलता है बाकी के 95% लोग क्या करेंगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2-3% दे आर यूजिंग ना उनको पता है 10 एकर्स 15 एकर्स का प्लॉट नासिक में है उसमें से 5 एकर्स वाला एक्सपोर्ट करा यूरोप को ही नोज एवरीथिंग 10 एकर्स वाले उसका एक्सपेंसेस भी नहीं निकल रहे क्यों यही सेम प्रिंसिपल आर यू सेटिस्फाइड Yes, sir. Yes. Thank you, sir. It's my duty to satisfy you. Then and then I will be thrown as a scientist. Otherwise, I'm fair.
Dana sir, let me clear that. I think this is the last question. The question and answer session is Everything is included in the book. First you read it. Right, Bhosle sir. And it is a very interesting debate. Yes, yes, yes. Because I will get some knowledge from also you. You will get some knowledge from me to you. Okay. Yes, sir. Why we are winding up this question and answer session. This debate is not going to get over. ठीक है, ये हंगर का बात करते करते बहुत सारे लोगों को भूख लगा हुआ है. And every other person has their own schedule. Today is a working day, so we have a very limited time. But any further inquiries, please feel free to write to us. Right? We will not be able to take calls, or he will not be able to take calls. But I request कि आप ईमेल के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा ये सारे प्रश्न लिखें और हम ये लिखित में ही आपको उत्तर देंगे ताकि ये आगे फार्मर्स को, स्टेक होल्डर्स को फॉरवर्ड किया जाए. मैं अभी इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का बोलता ना, इट इज द एंड ऑफ द सेशन. हम वोट ऑफ थैंक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत समय बीत चुका है. मैं माननीय अतिथिगण, आदरणीय मुख्य अतिथि विशेष, आमंत्रित सदस्य और सभी उपस्थित महानुभाव, आज का ये अवसर आप सभी की उपस्थिति से और भी विशेष और प्रेरणादायी बन गया है. यह सिर्फ पुस्तक विमोचन नहीं बल्कि ज्ञान नवाचार कृषि के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण संवाद था. मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री इराना कडादी जी, विशिष्ट अतिथिगण और विशेष रूप से डॉक्टर हनुमंत सदाशिव भोसले जी को उनके बहुमूल्य विचारों और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं. उनका ज्ञान और अनुभव हम सभी को नई दिशा और नई ऊर्जा देता है. साथ ही मैं आप सभी दर्शकों और सहभागियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं. आपकी उपस्थिति, आपकी जिज्ञासा और इस विषय में आपकी रुचि ने इस आयोजन को और सफल और सार्थक बनाया है. यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था बल्कि भविष्य में और भी ऐसे कार्यक्रमों की एक प्रेरणा थी. मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि आगे भी ऐसे विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और हम एक साथ मिलकर सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे. आप सभी ने इस कार्यक्रम को अपनी गरिमामय उपस्थिति से आशीर्वाद दिया. इसके लिए मैं फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं. आशा करता हूं कि हम अगले आयोजनों में इसी जोश और ऊर्जा के साथ मिलेंगे. धन्यवाद. जय हिंद. हम भोजन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं.